चलिए दोस्तों देखिए, सवाल एक पूछा कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड कितना होगा। ये जैसे स्टूडेंट से सेंड किए ना, मैंने वैसे ही कॉपी कर दिए दोस्तों, तो पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि टाइम बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो 1/60 अपन को करना था, उत्तर आएगा आपका 0.0167 सेकेंड। यदि आपका ये आंसर मिली सेकेंड में है तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन नहीं दिए ना मेरे को, सिर्फ क्वेश्चन सेंड किए थे, तो उसी के हिसाब से मैंने आंसर बना दिया। यदि मिली सेकंड में है तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लगभग 16.66 या 16.7 मिली सेकेंड, ये ऑप्शन आपको वहां पर मिला होगा, ये आपका सही रहेगा। आगे कह रहे हैं कि 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति पूछी गई थी, तो ये तो उम्मीद करता हूँ सभी ने कर ही दिया होगा। सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला है F इंटू 120 अपॉन पोल, तो 1500 आरपीएम आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो। और 8 पोल की मोटर के भी कहते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि सेम इस दो क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसकी 750 आरपीएम आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन जब करोगे तो 750 ही उत्तर आएगा। आगे कह रहे हैं कि सवाल पूछा 4 पोल की इंडक्शन मोटर है और 1440 आरपीएम पर रोटेट कर रही है, बताइए इसकी परसेंटेज स्लिप कितनी आएगी। देखो, पहले आपको सिंक्रोनस गति निकालनी है 4 पोल मोटर की, 1500 आरपीएम आएगी, क्वेश्चन पहले पूछा भी गया था। और जब प्रतिशत स्लिप की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100, यानी 1500 में से 1440 आप घटाएंगे तो 60 आएगा, यानी 60 बटे 1500 इंटू 100 करना है, 4% स्लिप आएगी आपकी, राइट। आपका भी सही हुआ होगा क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। और आगे सवाल पूछा कि विच मटेरियल हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक वाला मटेरियल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, अब ऑप्शन में नहीं पूछ पाया उनसे, तो मेटल्स या कंडक्टर, यानी जैसे सोना चांदी तांबा, इनमें से जो ऑप्शन होगा ना, शीशा हो गया जैसे, वो आपका पीटीसी की ओर जाएगा, ठीक है। चालक या धातुएं अगर ऑप्शन में थी आपकी, तो उनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अगला सवाल पूछा गया 100 वाट का लैंप 220 वोल्ट की उसकी रेटिंग है, करंट बताइए। बड़ा सिंपल सा था, I बराबर P बटे V करना था, तो 100 बटे 220 आपको करना था, उत्तर लगभग 0.45 आएगा, राइट। आपका सही हुआ होगा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और मिली एम्पियर में है तो फिर 450 मिली एम्पियर आपका यहाँ पर ऑप्शन बनेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि क्या यही क्वेश्चन थे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन बेटर अपन को सटीक मिल सके, प्रयास किए गए थे। और कोई भी क्वेश्चन और रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें वो क्वेश्चन भी जरूर बता सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। आगे सवाल पूछा स्टेज डेकोरेशन में कौन सा लैंप काम में लेते हैं। देखिए दोस्तों, सजावट के लिए किस लैंप को काम में लेते हैं, हमें नियॉन लैंप की ओर जाना है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, नियॉन साइन लैंप जो था। लेकिन यहाँ पर स्टेज डेकोरेशन के बारे में पूछा है, स्टेज पर जो लाइटिंग होती है ना, तो वो जो लाइटिंग है दोस्तों, वो फ्लड लाइट होती है, ठीक है ना। अब फ्लड लाइट के लिए ऑप्शन कौन सा था आप देख सकते हैं, यदि मेटल हैलाइड उसमें ऑप्शन है तो उस ऑप्शन की ओर आप जा सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिसने भी ये सेंड किया ना वो ऑप्शन नहीं बता पाया मुझे, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से आंसर किया इसको। तो फ्लड लाइट काम में लेते हैं जिसमें मेटल हैलाइड लैंप सबसे ज्यादा ऑप्शन की ओर अपन जाना चाहेंगे। आगे सवाल आया कि इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है। बड़ा सिंपल सा है, NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। इंसुलेटर बोले तो अचालक हो गया ना, अचालक का ताप गुणांक पूछा गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा, आप पेपर देकर आए तो बड़ा आपको पता होगा, बिल्कुल सही से आप इसका आंसर दे पाएंगे। आगे सवाल पूछा कि 1.5 वोल्ट का एक ड्राई सेल है, शॉर्ट सर्किट के समय 3 एम्पीयर करंट है, बताइए इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है। देखिए दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि करंट 3 एम्पीयर है। अगर इनफाइनाइट करंट होती तो 0 आता, ठीक बात है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा V बटे I का। सेल की 1.5 वोल्ट है और 3 एम्पीयर उसमें से धारा चले, जब आप आंसर देखेंगे तो 0.5 ओम आएगा, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम बनेगा, ऑप्शन में यदि था तो आपका बिल्कुल 0.5 ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। आगे कह रहे हैं कि ये सवाल दिया 15 प्लेट की एक लेड एसिड बैटरी है कि उसमें बताइए नेगेटिव प्लेट कितनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान सा भी है, उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था
लेड एसिड सेल में बैटरी में प्लेटों की संख्या ऋणात्मक हमेशा विषम संख्या में होती है, और जो नेगेटिव प्लेट होती है ना वो पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है। सीधी सी बात है, 14 प्लेट या 16 प्लेट की बैटरी कभी नहीं होगी। 13 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 17 की हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, प्लस वाली जो है वो तो होगी 7, माइनस वाली जो है वो होगी 8 प्लेटें। तो 8 प्लेट जो है वो नेगेटिव की है। यहाँ पर टोटल प्लेटें कितनी हो गई? 15। नेगेटिव वाली एक ज्यादा होती है। अगला सवाल पूछा कि सिंक्रोनस मोटर जो है उसका स्पीड रेगुलेशन कितना होता है। सिंक्रोनस मोटर गति रेगुलेशन, देखिए गति रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक गति में कितना परिवर्तन आया। हम सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। इस मोटर में नो लोड से फुल लोड तक गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, राइट। तो गति रेगुलेशन कितना आएगा? 0। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, इकाई की ओर गए होंगे। देखिए दोस्तों, इकाई जो है ना, ये सिंक्रोनस मोटर में नो लोड और फुल लोड गति के अनुपात इकाई होता है। यहाँ पर तुमसे रेगुलेशन पूछा गया, यानी नो लोड और फुल लोड स्पीड में अंतर की बात होती है। तो क्या कोई अंतर होता है? नहीं, 0 आएगा। आगे सवाल पूछा कि विच टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूसिंग ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित ईएमएफ का प्रकार क्या है। 3 फेज की इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। जबकि जनरेटर जो होते हैं ना, एसी का हो या डीसी का, यानी अल्टरनेटर हो, डायनेमो हो गया हो, इनमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है, यानी डायनेमिक ईएमएफ होता है। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर दोनों में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। आगे सवाल पूछा कि 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऑसिलेटर काम में लेते हैं। अब दोस्तों, प्रॉपर ऑप्शन तो इसने बताए नहीं थे, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ आपको कि इसमें ट्यून्ड ऑसिलेटर होते हैं। बड़ी फ्रीक्वेंसी जितनी भी होती है ना, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं, ट्यूनिंग के काम आते हैं। और ट्यूनिंग के लिए जो होता है ना, एल और सी सर्किट होता है। एल और सी दोनों होंगे तभी तो परिपथ रेजोनेंस होगा ना, यानी एलसी सर्किट होता है। तो उस ऑसिलेटर का नाम ही एलसी ऑसिलेटर है। अगर ये ऑप्शन में था, यहाँ जा सकते हैं। यदि ऑसिलेटर के प्रकारों पर आधारित नाम आया था तो फिर आप क्रिस्टल ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर की ओर जा सकते हैं। कोलपिट ऑसिलेटर भी इसका आएगा, क्रिस्टल भी है, वो दोनों काम में ले सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज के लिए। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा सीरीज मोटर को बिना भार के क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। इसकी गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोटर की गति बहुत अधिक होगी, जिससे आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और आर्मेचर बाहर निकलकर आ सकता है। अब ऑप्शन क्या था आप देख सकते थे, मैंने इसका आंसर लिखा है कि स्पीड अनंत हो सकती है। आगे रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम की इकाई पूछा, 2 इकाइयां दे सकते हो, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न दे सकते थे आप, वेबर प्रति एम्पीयर टर्न, और दूसरा जो है आप दे सकते थे इसकी इकाई इनवर्स हेनरी, यानी हेनरी का व्युत्पन्न, राइट। अगला अपना सवाल है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की इकाई पूछा है। अच्छा, इसने जैसे लिखा वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है, कि उसमें फैराड ऑप्शन नहीं था और क्यू प्रति वी था। देखो भाई, कैपेसिटेंस फैराड में होता है, लेकिन अगर नहीं हो तो भी अपन कर सकते हैं। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी होता है। क्यू जो है इसकी इकाई कुलाम है और वी की होती है वोल्ट, तो कुलाम प्रति वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर ऑप्शन में था तो कुलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन की ओर आपको जाना है। फैराड नहीं था, कोई बात नहीं, कुलाम प्रति वोल्ट आपका ऑप्शन रहेगा। तारा की ऐसा इकाई है तो ऐसा इकाई एम्पियर है, और यदि एम्पियर नहीं है तो गुलाम प्रति सेकंड भी इसका ऑप्शन आपको मिला हो तो आप कर सकते थे। ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। और ईएमएफ के जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन है, सॉरी एमएमएफ के जैसा तो ईएमएफ होता है। एमएमएफ बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो इसके जैसा होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। सवाल पूछा कि 3 फेज में जब तीनों लोड इक्वल है तो पावर फैक्टर क्या होगा। अब देखिए 3 फेज, ये पूरा सवाल नहीं लिखा पाए, मैंने इसको 3 फेज मोटर माना है। यानी 3 फेज मोटर में यदि तीनों फेजों पर भार एक समान हो तो इसको बैलेंस लोड बोलते हैं, और मोटर का पावर फैक्टर लगभग 0.85 के आसपास होता है। लोड की नेचर पे डिपेंड करेगा ना एसी में पावर फैक्टर, लोड इन्होंने बताया नहीं, मैंने मोटर समझाया 3 फेज इसको। अगला सवाल था कि लाइव तार के लिए कौन सा रंग काम में लेते हैं, तो रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। लाइव तार जो होती है वो फेज तार को ही कहते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों में से जो ऑप्शन आपको दिया था कर सकते थे। फ्यूज की रेटिंग पूछी थी, एम्पियर में होता है, बड़ा सिंपल सा है।
आगे कहते हैं सवाल की ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न पूछा था पर डेटा याद नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई सवाल आया होगा, इनको डेटा याद नहीं था इसलिए क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाया। आगे कहते हैं सवाल पूछा कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है 220 वोल्ट सप्लाई पर, R3 पर वोल्टेज कितनी होगी। देखो समांतर में तो वोल्टेज एक समान ही रहती है ना, प्रत्येक पर 220 ही होगी, 1 2 3 किसी में भी पूछा हो। आगे सवाल पूछा कि पायरोमीटर का उपयोग क्या है। देखिए, एक होता है थर्मोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, दोनों ही ताप मापने वाले होते हैं। थर्मामीटर सामान्य ताप नापने के लिए काम में लेते हैं, जबकि पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए आता है। भट्टियों का उच्च तापमान जो होता है वो हम पायरोमीटर से मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका ऑप्शन आपको वहां पर मिल गया होगा। आगे सवाल पूछा लीसाजेस पैटर्न क्या काम आता है। दोस्तों, ये सीआरओ में काम आता है और फ्रिक्वेंसी नापने के काम आता है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पहले करवाया है। आगे कहते हैं एक सवाल पूछा कि 10 ओम का तार है और इसे 10वें भाग तक खींचा गया, यानी इतना खींचा कि लंबाई 10वें भाग तक खींचा गया इसको, ठीक है, स्ट्रेच किया गया, तो बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखो दोस्तों, खींचने से लंबाई 10 गुना बढ़ी गई, ठीक है, और खींचने से तार पतला भी हो रहा है। ध्यान रखना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हैं, सीधा सीधा एरिया 1/10 हुआ तो रेजिस्टेंस फिर से 10 गुना हो गया, राइट, यानी 100 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। 100 गुना बोले तो 10 इंटू 100 करोगे लगभग 1 किलो ओम इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने 20 टाइम गलत लिखा है, 100 टाइम होगा, 10 इंटू 10 होगा ना, 100 गुना हो जाएगा, और 10 का 100 गुना बोले तो 1 किलो ओम। ये आपका उत्तर आना चाहिए था। आगे कहते हैं कि सवाल पूछा कि सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, बताइए पदार्थ कौन सा होगा। देखिए, 1 से थोड़ी सी ज्यादा है तब तो आएगा पेरा, ठीक है, ये लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, इंग्लिश में क्या लिखा था। इकाई से बहुत अधिक लिखा हुआ था, यानी स्लाइटली मोर देन है तब तो पेरा आएगा, कुछ अधिक है तब तो, और बहुत अधिक है तो फिर आएगा। ठीक है, दोनों का याद रखना, जो भी था आप करके आए हो। और आगे सवाल पूछा कि यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई पूछी थी लेकिन वाट के अलावा, यानी वाट ऑप्शन नहीं था, या फिर ये पूछा गया होगा कि वाट के अलावा शक्ति की और कौन सी इकाई है, तो जूल प्रति सेकंड भी इसकी दूसरी इकाई होती है। दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। बाकी आप अपना स्कोर और हमें कमेंट करके बताइए कि लगभग कितना सही हो रहा है। वीडियो को प्लीज आप लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।